हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आर्टिकल 370 क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से लागू कर देगा? तो आज हम ये वीडियो देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में 5 अगस्त को लगभग 5 अगस्त को, यस, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ से 370 हटा दिया था जम्मू कश्मीर से। और उसको हटाने के बाद वहाँ पे जो है कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए। सो ये वीडियो उसी के ऊपर है और देखते हैं इस वीडियो को, इसमें क्या बताया गया है। और ये भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में इसको दोबारा रिस्टोर करेगा या उनका कुछ करने का प्लान है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे इस वीडियो के बाद। दोस्तों 5 अगस्त 2019 की तारीख को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। इसके साथ ही इसे खत्म करने के तरीके पर सवाल उठने शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, जिसके बाद कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार के फैसले को चुनौती दी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2 अगस्त से इस मामले पर रेगुलर सुनवाई करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले लोगों ने अपने पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं और केंद्र सरकार ने इस मामले पर क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में विस्तार से। तो आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 खत्म करने के विरोध में जो बातें कही गई हैं वो ये कि इस आर्टिकल के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट की इजाजत नहीं दे सकते। जबकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने बिना राज्य के विधानसभा से अनुमति लिए 2 आदेशों के जरिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। ऐसे में आर्टिकल 370 को खत्म करने का तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी बात कही गई है वो ये है कि संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकती है और न ही राज्य के विधानसभा में चुने जाने वाले रिप्रेजेंटेटिव की संख्या कम कर सकती है। ऐसे में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटना पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 370 के विरोध में जो तीसरी बात कही गई वो ये थी कि संविधान के पार्ट 3 में फेडरल डेमोक्रेसी की बात कही गई है। इसके मुताबिक हर राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं। सही से कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी राज्य की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, इसके अलावा विरोध में जो चौथी बात कही गई वो ये थी कि जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने से पहले राज्य के लोगों और वहां की जनता के वोट से चुने गए रिप्रेजेंटेटिव से सलाह नहीं ली गई। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लेने के समय रातों रात लोगों के फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम खत्म कर दी जाती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आर्टिकल 370 खत्म करने के विरोध में कही गई। चलिए अब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करने के पक्ष में कोर्ट में क्या कहा है। दरअसल 10 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने के अपने फैसले को सही बताया है। केंद्र सरकार ने अपने 20 पेज के जवाब में आर्टिकल 370 को खत्म करने के पक्ष में 3 बातें कही हैं। पहला, 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ टूरिस्ट आए और टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी भी हुई है। दूसरी बात जो केंद्र सरकार ने 370 के पक्ष में कही है वो ये थी कि पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। 2018 में जहां 1767 घटनाएं हुई थी, वहीं 2023 में ये पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तो दोस्तों, साफ है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में 65% से ज्यादा की कमी आई है। इसी तरह से 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे। ये संख्या अब 2023 में घटकर 12 ही रह गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद अब आम लोग सामान्य रूप से रह रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में लोग शांति और विकास को महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आर्टिकल 370 को खत्म करने के पक्ष में कही गई बातें। चलिए अब ये समझते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले को पलट देगा। तो दोस्तों, इस मामले में कई संविधान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला पलटने की क्षमता संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास तो है। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले के खिलाफ पिटिशनर के वकील क्या पक्ष रखते हैं और वहीं सरकारी वकील फैसले के बचाव में क्या तर्क देते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड लीगल सवाल है जो काफी बहस का विषय रहा है, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के बीच भी इसको लेकर क्लियर ओपिनियन नहीं है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि संसद में बने किसी भी कानून
का वह रिव्यू कर सकता है और संविधान की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से मेल ना खाने पर उस कानून को रद्द भी कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को 370 के मामले में भी ऐसा लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसे खत्म करने की उनके पास शक्ति भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह भी कहा दोस्तों कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसकी व्याख्या समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि न्यायालय समय के साथ संविधान की अपनी व्याख्या बदल सकता है, भले ही उसने पहले भी इसी तरह के मुद्दे पर कुछ भी फैसला सुनाया हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह भी माना है कि सरकार सही फैसलों का पालन किए बिना फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को वैसा लगेगा कि अनुच्छेद 370 के मामले में सरकार ने संविधान में संशोधन के लिए सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है तो उन्हें इस आधार पर भी 370 के फैसले पलटने का बेस मिल सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेगी। जी हाँ, इसको लेकर भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट इसे एक राजनीतिक फैसले के रूप में देख सकती है और सुप्रीम कोर्ट अक्सर राजनीतिक फैसलों में इंटरफेयर करने से बचना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के फैसलों को रिव्यू करने की एक लिमिटेड पावर है, जिसके चलते भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश से बच सकती है। ये सारे फिलहाल तर्क हैं, आगे क्या होगा ये दोनों पक्षों की डिबेट के बेसिस पर ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। चलिए अब आपको आर्टिकल 370 को कैसे खत्म किया गया था उसके बारे में भी आपको रिमाइंड करा देते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको आर्टिकल 370 के बारे में ही शॉर्ट में बता देते हैं कि ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी, जिसके चलते फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन को छोड़कर बाकी मामलों पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कानून वहां लागू करने का अधिकार नहीं था। इस अधिकार के चलते भारत के दूसरे राज्यों के लोग वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, यानी उनके पास भारत और कश्मीर दोनों की नागरिकता थी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग झंडा था। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के पुरुष से शादी कर लेती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। वहीं इसके उलट अगर वह पाकिस्तान के किसी पुरुष से शादी करती है तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। इसके अलावा जहां भारत के अन्य राज्यों में 5 साल में चुनाव होते हैं तो वहां 6 सालों में विधानसभा का चुनाव होता था। इन सब बातों के बाद अब आते हैं मेन बात पर कि आखिर कैसे केंद्र सरकार ने इस आर्टिकल को हटाने का पूरा प्रोसेस अपनाया। दोस्तों, बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सपोर्ट से महबूबा मुफ्ती की सरकार चल रही थी। बीजेपी के सपोर्ट वापस लेने के बाद सरकार गिर जाती है और 19 जून 2018 को गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि उस समय जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 92 के जरिए राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले 6 महीने का राज्यपाल शासन जरूरी था। इसके बाद राज्य की विधानसभा को 21 नवंबर को भंग कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, और 12 दिसंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और बाद में संसद के दोनों सदनों ने इस पर सहमति दे दी। 12 जून 2019 को राष्ट्रपति शासन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करते हुए 370 हटाने का फैसला किया। सरकार ने आर्टिकल 367 में एक क्लॉज जोड़ते हुए साफ किया था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के जरिए वहां सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर में लागू होता था। इसके अलावा संविधान का कोई दूसरा नियम राज्य में लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 का क्लॉज 1D राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से अपनी पावर को लागू कर सकता है। आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 राष्ट्रपति को ये शक्तियां देता है कि ये आर्टिकल तभी लागू होगा जब राज्य की विधानसभा इसकी मंजूरी देगी। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वजूद में नहीं है, उसे 1957 में ही भंग कर दिया गया था। ऐसे में जब तक नई विधानसभा नहीं चुनी जाती तब तक राष्ट्रपति की पावर पर रोक लग जाती है। तो बता दें कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 371D में जो राष्ट्रपति को पावर मिली है उसका इस्तेमाल उन्होंने आर्टिकल 367 बदलाव के लिए किया, जिसके बाद आर्टिकल 367 में राज्य की संविधान सभा को रिप्लेस करने का क्लॉज जोड़ा गया। इस तरह से आर्टिकल 371D के जरिए राष्ट्रपति के आदेश का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 370 में ही बदलाव कर दिया गया। इससे पहले आर्टिकल 370 में आर्टिकल 373 के जरिए संविधान सभा के कहने पर ही बदलाव करने का नियम था। अब इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति शासन के जरिए राज्य सरकार के सारे अधिकार संसद के पास आ गए। इसके साथ ही संसद ने राज्य विधानसभा की जगह ले ली। इस तरह आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। जी हां, अक्टूबर 2020 से संविधान पीठ ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं पर सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने के लिए 20 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें 2 पिटीशनर आईएएस शाह फैजल और शेहला राशिद ने अपनी पिटीशन वापस ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी आर्टिकल 370 पर चल रहे ताजा मामले की जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के फैसले को पलट देगी? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ओके, जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि 370 जो है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये बोल सकते हैं एक दोहरी मानसिकता या मतलब कि डबल स्टैंडर्ड चल रहा था कंट्री में, कि एक स्टेट को तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और अदर स्टेट्स को, जो कि ये अगर देखा जाए तो उससे मतलब ये कह सकते हैं गरीब हैं जो स्टेट्स हैं, उनको इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। और हम समझते हैं कि एक अच्छा कदम है जो सरकार ने लिया था 2019 में। और जो याचिका ये जो की गई है गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने जो रूल लागू किया वहाँ पे उसके अगेंस्ट, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि इसको दोबारा रिस्टोर होना चाहिए या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और जैसा कि इसमें ये भी बताया गया और जैसा कि पता भी लगा कि 2 पिटिशनर ने अपनी याचिका ऑलरेडी वापस ले ली है, जो शाह फैजल है और एक साहिला रशीद, ये शायद उसके फादर ने सबमिट की थी याचिका। सो इसमें आगे देखना है कि गवर्नमेंट क्या वहाँ पे कोर्ट में बोलती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे अपना जो है डिसीजन लेती है। और जैसा जो हम लोग समझते हैं कि अभी जो चल रहा है वहाँ पे, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो भी कम हो गए हैं। और दूसरी एक बात ये है कि फॉरेन जो फंड्स हैं वहाँ पे, एफडीआई जो बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और सभी कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि कश्मीर तो ऑलरेडी फेमस है ही अपनी हर चीज़ के लिए, खूबसूरती के लिए, और डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो रहने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का काम बहुत प्रोग्रेस से चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिलहाल तो वहाँ पे लोग खुश हैं, और हम लोग भी आशा करते हैं कि सब कुछ सही रहे। और देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना क्या डिसीजन देता है। और मिलते हैं फ्रेंड एक न्यू वीडियो के साथ।